सबसे पहले मुझे बताओ वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? मैं बताऊं? हर्षवर्धन बताओ बेटा, वाक्य किसे कहते हैं? यस मैम। वाक्य किसे कहते हैं? मैम सार्थक शब्दों के समूह को कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो। हाँ, हरीशी बताओ बेटा। मैम वाक्य शब्दों का सार्थक समूह है जो एक अर्थ प्रकट कर सके। मैम शब्दों के व्यवस्थित क्रम को, शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है? यस मैम, वो थोड़ा आगे पीछे हो गया। ठीक है ना? शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह। शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है? अब वाक्य के दो आधार पर भेद किए जाते हैं। ठीक है? एक तो होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और एक होता है रचना के आधार पर। ठीक है? वाक्य को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। ठीक है? आपके अभी कक्षा 9 में है बेटा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ मतलब जब वाक्य बोला जाता है तो वो किस तरह का अर्थ देता है, ये हम कक्षा 9 में पढ़ेंगे। और कक्षा 10 में बेटा है आपके रचना के आधार पर वाक्य भेद, कि वाक्य का जो निर्माण हुआ है वो किस तरह से हुआ है। इस आधार पर उसे 3 प्रकारों में बांटा जाता है, सरल, संयुक्त और मिश्र। ये आपके कक्षा 10 के सिलेबस में है। ओके? अभी हमारे कोर्स में है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। ठीक है बेटा? तो पहली बात, शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, और वाक्य में आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार, शब्द के अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है? ये अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले वाक्य के अंग। ठीक है? वाक्य के अर्थ के आधार पर भेद जानने से पहले है वाक्य के अंग। ये भी आपके एक है। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं बेटा? दो। ठीक है? कौन कौन से? उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। विधेय और विधेय। विधेय। ठीक है? अब उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे वाक्य का उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में वाक्य में जो भी कहा जाए उसे वाक्य का विधेय कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है ना बेटा? यहाँ पर राम, क्योंकि इसके बारे में बात की जा रही है, ये वाक्य का उद्देश्य है, और खाना खाता है वाक्य का विधेय। ठीक है बेटा? ओके? यस मैम। यस मैम। सबसे बड़ी बात कि एक वाक्य, हमने परिभाषा में पढ़ा था बेटा कि शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन साथ ही वाक्य किस किस जरूरतों को पूरी करेगा या किस तरह की आशाएं हम एक वाक्य से लगा सकते हैं, वो कुछ आशाएं इस प्रकार होगी बेटा कि वाक्य के अनिवार्य तत्व क्या होंगे और वाक्य क्या स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है? ये पढ़ेंगे हम।
तो वाक्य में आकांक्षा, योग्यता तथा क्रम का होना अनिवार्य है। आकांक्षा कि मतलब उससे ये आशा की जाती है कि वाक्य जिस विषय को लेकर कहा जा रहा है, तो और जो व्यक्ति वाक्य बोल रहा है, मतलब मैं आपसे कोई प्रश्न पूछ रही हूँ बेटा, तो मेरा मानना है कि मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, तो आपको भी वो वाक्य लगना चाहिए कि हमसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, कि जिस तरह से अपेक्षा एक वाक्य से रचना करने वाला कर रहा है, जो सुनने वाला है वो भी उस चीज को उसी दृष्टिकोण से ले पाए, ये एक वाक्य से आकांक्षा की जाती है। दूसरी, वाक्य में योग्यता होनी चाहिए। योग्यता मतलब जो बात समझाने वाला जिस वाक्य के थ्रू समझा रहा है, उस वाक्य को जब निर्माण किया जाता है तो उसमें ये योग्यता हो कि वो अपनी बात को जाके अगले तक समझा सके, वाक्य उसका अर्थ देने में योग्य हो। ठीक। और तीसरा है तथा क्रम का होना अनिवार्य है। जैसे इंग्लिश में आप लोग जब फ्रेम करते हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्रम रखते हो ना, वैसे ही हिंदी में जो क्रम निर्धारित है उसी आधार पर हमारा वाक्य में क्रम होना चाहिए। इंग्लिश में क्रिया मध्य में लगती है और हमारी हिंदी में बेटा वाक्य में क्रिया सबसे अंत में लगती है ना। सबसे पहले कर्ता लगता है, फिर कर्म लगता है, उसके बाद लास्ट में जाके क्रिया लगती। ठीक है, तो वाक्य हिंदी के अनुसार पूरी तरह से क्रम में भी होना चाहिए। ओके, वाक्य में एक पद को सुनने या जानने के बाद आगे के पदों की जानने की जो उत्सुकता रहती है उसे आकांक्षा कहते हैं, है ना। कि जैसे मैंने कोई, राम एक बच्चा है, राम खाना खाता है, अगर मैंने एक स्टोरी प्रारंभ की है ना, तो प्राचीन समय में एक गांव में एक आदमी रहता था। ठीक है, मैंने ये वाक्य खत्म किया है, तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। ये आकांक्षा है, वाक्य में क्षमता है कि वो अपना वेटेज बनाए और आगे आने वाले के लिए उत्सुकता लोगों में जागृत करे। ठीक है, और जैसे सुरेश खाता है, इस वाक्य में यदि यह प्रश्न किया जाए कि सुरेश क्या खाता है, तो उत्तर मिलेगा रोटी खाता है, तो रोटी इस वाक्य की आकांक्षा हो। वाक्य में योग्यता से तात्पर्य पदों के अर्थबोधन की क्षमता से है। उस वाक्य का प्रत्येक पद अर्थबोध की क्षमता रखता हो तो यह समझना चाहिए कि वाक्य में योग्यता विद्यमान है। जैसे चिड़िया पेड़ के सहारे उड़ती है ना, तो इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से कोई त्रुटि नहीं है ना, कि यहाँ पे कर्ता भी है, क्रिया भी है, क्रिया का साधन भी है, लेकिन पैर के सहारे क्या चिड़िया उड़ती है क्या, बताओ। पैर के सहारे उड़ती है चिड़िया? नो मैम। नहीं ना। नो मैम। तो व्याकरण की दृष्टि से तो ये शुद्ध है, लेकिन अर्थ ग्रहण की दृष्टि से ये वाक्य क्या होगा बेटा? अशुद्ध होगा, क्योंकि चिड़िया जो है वो पैर के सहारे नहीं उड़ती है, किसके सहारे उड़ती है? पंखों के सहारे उड़ती है ना। पंखों तो के सहारे। वाक्य पंखों सिर्फ के सहारे। व्याकरण के नियमों में बंधा हो, उसमें कर्म हो, कर्ता हो, क्रिया हो, तो वो शुद्ध नहीं हो जाता। वाक्य में अपना अर्थ स्पष्ट रूप से देने की योग्यता भी होनी चाहिए। ठीक है, ये बातें इसलिए क्योंकि जब आपसे कहा जाता है ना कि इस वाक्य को इसमें बदलो, तो हम क्या करते हैं, बहुत बार जल्दबाजी में बेसिर पैर के वाक्य को निर्माण कर देते हैं। हम ये ध्यान नहीं रखते कि वाक्य से जो अपेक्षाएं हैं कि वो सार्थक होना चाहिए, उसमें योग्यता होनी चाहिए अपने बात को समझाने की, उसमें एक क्रम होना चाहिए पदों को लेकर। तो ये कुछ बातें हैं जो हम ध्यान रखें और फिर वाक्यों को आपस में चेंज करें। ठीक है, वाक्य में क्रम वास्तव में आकांक्षा तथा योग्यता के विधान को पूर्णता प्रदान करता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों या शब्दों के समुचित स्थापन को क्रम कहते हैं, कि वाक्य में क्रमानुसार होना चाहिए। मैंने बताया कि पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में हमारे क्रिया आती है, कर्ता, फिर कर्म, और फिर क्रिया विशेषण हो तो क्रिया विशेषण, और सबसे अंत में हमारे क्रिया लगती है। ठीक है, अब वाक्य के अंग मैंने आपको बता दिया, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाता है और विधेय
उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार। ठीक है, उद्देश्य में अगर विशेषण शब्द लगाए जाएंगे तो वो उद्देश्य का विस्तार है, और उद्देश्य के बाद अगर कोई भी शब्द जोड़ा जाएगा तो उसे विधेय का विस्तार कहा जाएगा। ठीक है, यहां तक वापस बताने की जरूरत है उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार। क्लास नो मैम। यस, अब है बेटा हमारा नो मैम। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे वाक्य के भेदों पर। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद में है हमारा पहला वाक्य विधानवाचक। पहला कौन सा प्रकार है बेटा? विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य। ठीक है, जिस वाक्य से किसी क्रिया या किसी भी बात के होने का बोध होता। ठीक है, जिस वाक्य से किसी भी विधान मतलब कार्य या क्रिया के होने का बोध होता हो उसे विधानवाचक कहते हैं। जैसे वह खाना खा चुका है, मैंने कहा था कि राम जरूर आएगा, और मैं आया और वह चला गया। अब बेटा जब हम 10th में पढ़ेंगे तो ये रचना के आधार पर 3 अलग अलग तरह के वाक्य हैं, एक सरल है, एक संयुक्त है और एक मिश्र है। लेकिन अभी अर्थ के आधार पर कि तीनों वाक्य एक साधारण सा अर्थ दे रहे हैं, है ना, कि वह खा चुका है, सिंपल सी बात है। मैंने कहा था कि राम जरूर आएगा, ये भी सिंपल सी बात है। और मैं आया और वह चला गया, इसमें भी आपको एक जानकारी, सकारात्मक रूप से एक जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। ये भी क्या है बेटा? विधानवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में किसी भी कार्य के या विधान के होने का बोध करवाया जाता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे प्रेमचंद के फटे जूते में था ना कि गधा बहुत गरीब जानवर है, क्या है ये? सादा विधानवाचक वाक्य है। और सत्य की सदैव जीत होती है, विधानवाचक वाक्य। और वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य मार्ग है, ये भी विधानवाचक वाक्य है। और उपभोग भोग ही सुख है, ये भी विधानवाचक। मतलब कोई भी जानकारी, कोई भी बात साधारण रूप से अगर हमारे सामने रखी जाए तो वो विधानवाचक वाक्य। ठीक है, सेकंड है हमारा निषेधवाचक। सेकंड हमारा प्रकार है बेटा निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने का बोध होता हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा विधानवाचक वाक्य है अगर राम खाना खाता है ना, अगर हमारा विधानवाचक है राम खाना खाता है तो हमारा निषेधवाचक क्या होगा बेटा इसका? राम खाना नहीं खाता राम खाना नहीं राम खाता खाना है। नहीं खाता है। नहीं खाता है। ठीक है, राम खाना नहीं खाता। ठीक है, कि जिन वाक्यों में निषेध होने का बोध होता हो, न होने का बोध होता हो, कार्य के नहीं होने का बोध होता हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रकार बेटा आज्ञावाचक। तीसरा प्रकार है हमारा आज्ञावाचक। यस, आज्ञावाचक वाक्यों में जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा अथवा अनुरोध का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम जाओ तो वह आएगा, तुम जाओ और उसे भेजो, है ना। तीनों में आज्ञा, ये भी वापस सरल संयुक्त मिश्र तीनों वाक्य है, लेकिन तीनों में क्या है? एक तरह की आज्ञा देने का बोध हो रहा है। जैसे हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ। ओके, मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें पहले ही गंडे बांट दो। तो जहां पर आज्ञा दे जा रही है या यहाँ अनुरोध है कि जिस गांव में ठहरना हो पहले ही गंडे बांट दो, ये एक अनुरोध भी, रिक्वेस्ट भी है कि भाई तुम ऐसा कर लो ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये आपके पाठ में से लिए गए वाक्य हैं, है ना बेटा। तो ये वाक्य कौन से है? आज्ञावाचक। जिसमें कोई आज्ञा देना या अनुरोध का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है,
फोर्थ है हमारा बेटा प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा प्रकार है हमारा बेटा प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, जिस वाक्य से किसी प्रकार का प्रश्न करने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, जब मैं आ रहा था तब तुम कहाँ जा रहे थे, क्या तुम आ रहे हो परंतु वहां क्यों जा रहे हो। ये भी सरल संयुक्त मिश्र वाक्य है, लेकिन तीनों में प्रश्न ही पूछा जा रहा है। जैसे हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, पीठ पर सामान लादकर कैसे चला जाएगा, इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा। ठीक है, कि जहां पर प्रश्न पूछने का बोध हो वो प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा। अगला प्रकार है बेटा रचना के आधार पर हमारा पांचवा प्रकार है बेटा विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य, ठीक है, जिस वाक्य में आश्चर्य, शोक, घृणा, विस्मय आदि भावों का बोध हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अरे वह गिर पड़ा, अरे मैं देख ही रहा था कि वह गिर पड़ा, अरे मैं देख रहा था और वह गिर पड़ा। सब में क्या है, आश्चर्य का भाव व्यक्त हो रहा है। और उदाहरण देखो, आहा यह लो अपना घर तो आ ही गया। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या। ठीक है, खाली हुआ है क्या, ये क्या है, विस्मयवाचक। ठीक, तो और जैसे बाप रे बाप इतना लंबा सांप, अरे आप अभी तक यहीं खड़े हैं, यह आश्चर्यसूचक। वाह कितना सुंदर फूल है। ठीक है, और ओ माँ दर्द के मारे मेरी जान निकल रही है। ये सब कौन से है, विस्मयवाचक वाक्य, जिसमें मन के किसी मनोभाव का वर्णन जहां पर किया जाए वो कौन से वाक्य होते हैं बेटा, विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, नंबर 6 है हमारा संदेहवाचक। नेक्स्ट है हमारा संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य जिस वाक्य द्वारा किसी प्रकार का संदेह प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उसने पढ़ लिया होगा, उसने खाना खा लिया होगा, मुझे लगता है कि वह अब नहीं आएगा। ठीक है, भले ये निषेधवाचक है लेकिन क्योंकि इसमें संदेह व्यक्त किया जा रहा है ना, है तो नेगेटिव ही ना, लेकिन नेगेटिव होने से ज्यादा इसमें क्या है, सस्पेक्टेड है, संदेह प्रकट किया जा रहा है, तो ये किसमें जाएगा बेटा, संदेहवाचक। ठीक, शायद गाड़ी देर से आएगी और वह समय पर नहीं आ सकेगा। ये रचना की दृष्टि से संयुक्त वाक्य है बेटा, लेकिन संदेहवाचक। और हो सकता है उससे यदि यही काम लेना है तो 400-500 में मिल जाएगा। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे हो। जहां पर शायद शब्द का हो या ऐसा प्रतीत हो कि किसी बात पर संदेह प्रकट किया जा रहा है, वो संदेहवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, आगे चलो। यस मैम। नेक्स्ट है हमारा यस मैम। 7वां प्रकार है बेटा, हमारा 7वां प्रकार है इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आशा या शुभ कामना का बोध होता हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। कि यदि हम किसी के लिए कुछ अच्छा सोचे
हम अपने मन में इच्छा रखते हैं कि उसके साथ अच्छा हो, हम किसी को शुभ कामनाएं देते हैं, तो वो भी किस में चला जाता है बेटा, इच्छावाचक। जैसे तुम सफलता प्राप्त करो, आशा करता हूं कि तुम सफल होगे, आशा करता हूं कि तुम सफल रहो और जीवन में सदैव आगे बढ़ो। ठीक, अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए, ये इच्छावाचक है बेटा, है ना। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा, सांवले सपनों की याद, है ना। यस मैम। है ना उसका ये डायलॉग। ठीक है, कि इच्छावाचक या कामनावाचक और शुभ कामना, की कोई भी इच्छा, कोई भी कामना या किसी के लिए कोई संदेश, मतलब है ना कि आपके साथ ऐसा हो, हम किसी के लिए अगर अच्छा मन में सोचे तो वो इच्छावाचक वाक्यों में चला जाता है। ठीक है, और हमारा इसका अंतिम जो प्रकार है वो कौन सा है, संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य है। संकेतवाचक में जिस वाक्य का एक हिस्सा दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर परिस्थितियां बताई जाए, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओ, ठीक है, यदि तुम पढ़ोगे तो सफल रहोगे और परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो। यदि तुम पढ़ोगे, सफल होगे तो भविष्य में अच्छे पद पर आसीन होगे। ये क्या है, संकेतवाचक है, कि एक काम दूसरे काम पर डिपेंड बताया जा रहा है, ये वाक्य संकेतवाचक वाक्य है। जैसे दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी वैसे वैसे सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो 8 प्रकार बेटा है, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो मैम। नो मैम।